एक लड़की को देखा तो। एपिसोड 29। दो आर्यन। जैसे ही लिफ्ट से निकलकर रिया थर्ड फ्लोर के वीवीआईपी सेक्शन की ओर चलने लगी, बगल के लिफ्ट का दरवाजा खुला। रिया ने देखा कि लिफ्ट में से रोहित, आर्यन और सनी बाहर निकले। रोहित ने एक बहुत ही शानदार सूट पहना था, हाथों में महंगी घड़ी और चमकती शूज में रोहित बहुत हैंडसम लग रहा था। नन्हे आर्यन ने भी सूट पहना था, रोहित की तरह वो भी आज काफ़ी हैंडसम लग रहा था। सनी अपने यूजुअल प्रिंटेड टी शर्ट और कलरफुल पैंट्स में अपनी उम्र में थोड़ा छोटा लग रहा था। रोहित को देखते ही रिया अपनी जगह पर स्टैचू की तरह खड़े हुए उसे जल्द ही कोई तरकीब सोचने लगी। तब अगर रोहित ने रिया और आर्यन को एक साथ देख लिया तो सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। रोहित, सनी और आर्यन कॉरिडोर में चलने लगे। तभी सनी ने देखा कि उसके शूज की लेस खुली है। वो झुककर अपनी शूज की लेस बांधने लगा। रिया दबे पांव कॉरिडोर की ओर चलने लगी। उसने सोचा कि कॉर्नर में जाकर वो एक बड़े से गमले के पीछे छुप जाएगी, लेकिन अभी वो गमले के पास पहुंचने वाली थी कि सनी की उड़ती हुई नज़र रिया पर पड़ी। रिया की ओर देखते सनी चिल्ला उठा। उसने जैसे कोई भूत देख लिया और उसने रिया की ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद करके आंखें मसलने लगा। फिर कॉरिडोर के उस तरफ रोहित के पास खड़े आर्यन की ओर देखने लगा। सनी का सर चकराने लगा, वो बेहोश होकर जमीन पर गिरा। तभी रोहित ने दौड़कर सनी के पास आया और पास खड़े एक आदमी ने अपनी बोतल से थोड़ा सा पानी लेकर सनी के मुंह पर छिड़का। सनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हुस्माते वो बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा था, आर्यन दो हैं, दो आर्यन हैं, आर्यन दो हैं, आर्यन दो हैं, आर्यन दो हैं। रोहित ने सनी को हल्का तमाचा मारकर पूछा, सनी होश में आओ, ये क्या बोल रहे हो तुम? रोहित का हाथ गालों पर पड़ते ही वो पूरी तरह से होश में आ गया। उसने रोहित का कोट पकड़कर उससे कहा, दो आर्यन है भैया, आपको पता है आर्यन एक नहीं दो हैं। आसपास खड़े लोग रोहित और जमीन पर पड़े सनी की ओर देख रहे थे। रोहित को सनी का ये बर्ताव बहुत एम्ब्रेसिंग लग रहा था। उसने सनी से पूछा, सनी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम होश में तो हो? सनी रोहित का सहारा लेकर खड़ा हुआ रोहित से कहा, आइए भैया मैं आपको दिखाता हूँ। वो रोहित को कॉरिडोर के हिस्से में लेके गया जहाँ उसने रिया को देखा था। उसने गमले के आसपास कॉरिडोर में हर जगह ढूंढा, मगर रिया वहाँ नहीं मिली। उसने यहाँ तक कि गमला उठाकर भी देखा। सनी के इस बर्ताव को देखकर रोहित की एम्ब्रेसमेंट और ज़्यादा बढ़ी। उसने अपनी आवाज़ बढ़ाकर सनी से कहा, सबके सामने मेरा तमाशा बना रहे हो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। रोहित की आवाज़ सुनकर सनी घबरा गया। सनी को अपने आप पर शक होने लगा, कहीं उसने जो देखा वो सच भी था या नहीं। बहुत ही कन्फ्यूज हालत में सनी अपना सिर खुजाते हुए उसे कहने लगा, भैया मुझे लगता है मेरे आंखों का नंबर बदल गया है या फिर मेरा चश्मा ख़राब हो गया है, मुझे अभी भी आर्यन दो जगह पर दिखाई दिए। आसपास खड़े लोग हंसकर अपने अपने काम पर चले गए। रोहित ने सनी का कॉलर पकड़ा, उसके पास खींचा और उसके कानों में कहा, सारा दिन मोबाइल पर गेम खेल कर तुम्हारा चश्मा ख़राब नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा दिमाग भी ख़राब हो गया। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के इलाज की ज़रूरत है तो तुम्हारे दिमाग की। अब चलो वीवीआईपी रूम की तरफ, कोई हमारा वहाँ इंतज़ार कर रहा है। रोहित आर्यन को लेकर आगे चलने लगा। सनी ने थोड़ी देर आसपास फिर से देखा और फिर अपना सिर खुजाते रोहित के पीछे चला गया। पास में रखी सर्विस ट्रॉली का एक पर्दा उठाकर रिया ने बाहर झाँक देखा। रिया ने राहत की सांस ली और जब उसने देखा कि रोहित, आर्यन, सनी वहाँ से चले गए, मगर रिया की परेशानी अभी ख़त्म नहीं होती। रिया ने रोहित के मुँह से साफ सुना था तो वो तीनों वीवीआईपी रूम में किसी से मिलने जा रहे थे और यह वही जगह थी जहाँ अनिका ने रिया को बुलाया था। इसका साफ मतलब था कि कोई एक कॉमन गेस्ट था जो रोहित और अनिका दोनों से मिलना चाहता था, और अगर रोहित आर्यन को लेकर अनिका के सामने चला गया तो रिया की प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा। सर्विस ट्रॉली में काफ़ी तौलिए और नैपकिन पड़े थे। रिया ने एक तौलिए को शॉल की तरह ओढ़ा और अपने कंधों पर डाल लिया, फिर और नैपकिन और टिश्यू पेपर से अपने चेहरे को ढक लिया। सर्विस ट्रॉली में जो सारी चीज़ें भी पड़ी थी वो काफ़ी गेस्ट होटल में भूल कर चले जाते। रिया ने सनग्लास उठाए और पहन लिए। वो सनग्लास रिया के चेहरे के हिसाब से काफ़ी बड़े थे। उस पूरी गेटअप में रिया काफ़ी कॉमेडियन लग रही थी, मगर उसे पता था कि अगर वो ये नहीं करेगी तो रिया और आर्यन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। वह रोहित, आर्यन और सनी वीवीआईपी रूम में बेहद करीब पहुंच चुके थे। तभी आर्यन को पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, ब्रोदर रुक जाओ। आर्यन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो काफ़ी फनी लग रही थी। रिया दौड़कर आर्यन की तरफ आ रही थी। रिया की गेटअप से उसके चेहरा साफ नहीं नजर आता। रोहित, सनी ने रिया की ओर देखा और हैरान हो गए। रिया आकर आर्यन के पास रुकी और आर्यन से कहा, हाय, तुम्हारे डैड मेरी मोम से मिलने जा रहे हैं। वो दोनों की मीटिंग में
आखिर हम क्या करेंगे, चलो हम प्ले एरिया में जाकर खेलते हैं। रिया को इस हालत में देखकर आर्यन को हंसी तो बहुत आ रही थी, मगर वो समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए रिया पकड़े जाने का इतना बड़ा रिस्क होने के बाद भी उठकर रोहित के सामने जो आई थी। रिया ने आर्यन से कहा, चलो जल्दी चलो, मुझे खेलना है। सिचुएशन की सीरियसनेस समझते हुए आर्यन ने भी देर नहीं की, उसने रोहित को सिर्फ इतना कहा, मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जा रहा हूँ। रोहित कोई जवाब दे इससे पहले आर्यन रिया के साथ प्ले एरिया की तरफ जाने लगा। वैसे तो रोहित आर्यन को किसी से मिलने जुलने नहीं देता था। उसने कभी आर्यन को इस तरह किसी दोस्त के साथ खेलने की इजाज़त भी नहीं दी थी, लेकिन आज आर्यन को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि प्ले एरिया काफ़ी सेफ है। होटल पैराडाइज ने छोटे बच्चों के लिए एक प्ले रूम बनाया था, जिसमें स्पेशल ट्रेंड लोग बच्चों की देखभाल करते हैं। वो काफ़ी सेफ जगह थी बच्चों के लिए। रोहित ने सनी से कहा, लगता है यही है अनिका की डॉटर। सनी ने हंसते हुए कहा, हाँ शायद इसलिए ये भी इतनी अजीब है। कितनी फनी लग रही थी ऐसे गेटअप में। सनी के मुंह से ये बात सुनकर रोहित ने सनी को और देखा, और उसे ऊपर से नीचे देखकर रोहित ने सनी को एक स्माइल दी और कहा, आई एम श्योर वो तुम्हें फनी लग रही होगी। अब चलो अंदर। जैसे ही रोहित और सनी अंदर जाने लगे, सनी की नज़र रिया के जूतों पर पड़ी। जूतों पर नज़र पड़ते ही अचानक उसे याद आया कि अभी लिफ्ट के पास जब उसे लगा था कि उसने 2 आर्यन को देखा, तब गमले के पास खड़े आर्यन के पैरों में यही जूते थे। सनी ने अब रोहित को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। उसने जल्दी से एक बहाना बनाया, रोहित से कहा, भैया आप अंदर चलो, मैं ज़रा बच्चों पर नज़र रखता हूँ। आर्यन बोला है, बाहर वाले लोगों से बात करने की आदत नहीं है उसे, आप तो जानते हैं ना। मैं उन्हें खेलते वक्त डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस दूर से खड़ा देखूँगा कि वो सेफ है या नहीं। आज सनी ने शायद ज़िंदगी में पहली बार कोई जिम्मेदारी की बात कही थी। रोहित ने सनी की पीठ थपथपाई और कहा, गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। यूँ तो रोहित से तारीफ सुनकर सनी काफ़ी खुश हो जाता था, मगर इस वक्त सनी के दिमाग में कोई और ही टेंशन चल रही थी। उसने रोहित को एक फेक स्माइल दी और बच्चों के पीछे चला गया। होटल की मेन लॉबी में कामनी, मनीषा और गौतम डोगरा परिवार का इंतजार कर रहे थे। हमेशा की तरह कामनी कुणाल को फ़ोन लगा रही थी, मगर कुणाल उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद कुणाल होटल लॉबी में आया और वो गौतम के पास आकर खड़ा हुआ। मनीषा ने कुणाल को हेलो किया। कुणाल ने बस फॉर्मेलिटी में अपना सिर हिलाया, और कुणाल का उतरा चेहरा देखकर कामनी ने उसे चीयर करने की कोशिश की। कामनी कुणाल के पास आई और उसका एक हाथ पकड़कर बोली, देखो कैसी हालत कर दी उस अनिका ने कुणाल की। आखिर इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है। वो चालबाज औरत एक मौका तक नहीं छोड़ती हमें नीचा दिखाने का। अब देखो कितना बड़ा ढोंग करके कुणाल को फंसाने की कोशिश कर रही थी। ये तो अच्छा हो गई ऐन वक्त पे उसकी पोल खुल गई और कुणाल को उसका असलियत पता चल गई। कुणाल अब तक ये नहीं जान पा रहा था कि जब वो ज़्यादा दुखी किस चीज़ से था। सबके सामने जो उसकी बेइज्जती हुई उस बात से, कि इतने दिनों से उसने अनिका को नहीं देखा था उससे। कुणाल को कुछ परेशानी में ये देखकर गौतम ने उससे पूछा, क्या हुआ कुणाल, कोई टेंशन? अगर कोई टेंशन है तो तुम मुझे बताओ, इफ़ आई कैन बी ऑफर सम हेल्प। कुणाल ने बड़े रूडली गौतम को जवाब दिया, व्हाट कैन यू डू, आप क्या मदद कर सकते हैं मेरी? कुणाल का गुस्सा देखकर गौतम ने अपनी बात बदल दी, मेरा मतलब वो नहीं था कुणाल, मैं जानता हूँ तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंस हो, तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, तुम्हें टेंशन में देख इसलिए पूछ लिया। कुणाल इस वक्त किसी से बात करने का मूड में नहीं था, ना ही वो गौतम के परिवार से मिलना चाहता। उसके परिवार का हुक्म था, इसलिए वो बस उनसे मिलने चला गया। तभी कुणाल को उसके एक बिजनेस एजेंट का फ़ोन आया। बिजनेस एजेंट ने कुणाल से कहा कि दिल्ली वाले मल्होत्रा इस वक्त मनाली में होटल पैराडाइज की वीवीआईपी रूम में किसी से मीटिंग कर रहे हैं। ये सुनते ही कुणाल के चेहरे पर चमक आ गई। दिल्ली के मल्होत्रा अक्सर अपने रॉ मटेरियल मनाली से ही मंगवाते थे, मगर उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ ही फिक्स था। कुणाल जानता था कि अगर किसी तरह वो मल्होत्रा को अपनी ओर कर लेते हैं तो डोगरा खानदान 1 या 2 साल में ही मनाली का सबसे पैसे वाला खानदान बन जाएगा। तभी होटल का एक स्टाफ कामनी के पास और बोला, मैम योर टेबल इज़ रेडी, प्लीज़ प्रोसीड टू रेस्टोरेंट ऑन ऑफ 4th फ्लोर। कामनी, मनीषा और गौतम होटल स्वीट टूर के पीछे चलने लगे। कुणाल कुछ भी सोचते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगा। वीवीआईपी रूम। जैसे ही रोहित वीवीआईपी रूम में दाखिल हुआ, अनिका उसे देखकर सरप्राइज हो गई। उसने सोचा नहीं था कि उसके मामा उसे जिससे मिलाना चाहते वो रोहित मारवा थे। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मामा मामी को मुझ तक पहुंचने में रोहित ने क्या मदद करी हो सकती है। जैसे रोहित और अनिका की नज़रें मिली, हमेशा की तरह वो एक दूसरे को देखते रह गए।
रोहित की स्टाइल, उसका एटीट्यूड, उसके कपड़े पहनने का ढंग। अगर रोहित और अनिका को कोई अचानक देख ले तो उन्हें एक पल की कमाल ही समझेंगे। थोड़ी देर एक दूसरे को देखने के बाद रोहित को लगा कि अब उससे कोई बात करनी चाहिए। जब कोई टॉपिक नहीं मिला तो रोहित ने अनिका से कहा, वो मेरे बेटे आर्यन को लेकर आया था आपसे मिलाने, मगर मुझे लगता है कि आपकी बेटी उससे बाहर मिल गई और दोनों बच्चे प्ले एरिया में खेलने गए हैं। रिया की शैतानी कभी कभी अनिका के लिए सिर दर्द बन जाती हैं। अनिका ने उसे अपनी आंटी से मिलने बुलाया था, फिर भी वो खेलने चली गई। अनिका को रिया पर थोड़ा गुस्सा आया। अनिका को ये भी पता था कि रोहित अपने बेटे को काफ़ी पजेसिव था। रोहित अनिका को 10 बार वार्न कर चुका था कि वो उसके बेटे से दूर रहे, जबकि हकीकत ये थी कि वो उससे एक भी बार नहीं मिली। ऐसे में अगर रिया ने कोई शैतानी कर आर्यन को रुला दिया तो उसे किसी बात को लेकर हर्ट कर दिया तो पता नहीं रोहित अनिका पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाएगा। अनिका ने रोहित से माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, वो मेरी बेटी थोड़ी शैतान है, मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं भी जाकर उन्हें लेकर आती हूँ। अनिका जल्दी में वीवीआईपी रूम के दरवाजे से बाहर निकल गई। निकलते वक्त अनिका का कंधा रोहित के कंधे से टकरा गया और रोहित ने अपना बैलेंस घुमा दिया। अनिका अपने टेंशन में थी, इसलिए उसे बात का एहसास नहीं होता कि वो बाहर निकलते वक्त रोहित से टकराई थी। टकराते वक्त अनिका का स्पर्श महसूस करते ही रोहित एक बहुत गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के लिए रोहित को ऐसा लगा जैसे ये स्पर्श उसने पहले भी कभी महसूस किया था। उधर 4th फ्लोर पर पहुंचते ही कुणाल ने गौतम और कामनी से कहा, आप लोग रेस्टोरेंट में जाएं, मैं अभी एक फ़ोन कॉल निपटा कर आता हूँ। इतना कहकर कुणाल झूठ मूठ फ़ोन पर किसी बात करते हुए स्टेयरकेस से नीचे उतर गया और 3rd फ्लोर पर आते ही उसने बेल बॉय से पूछा, वीवीआईपी रूम कहाँ है। बेल बॉय ने उसे कॉरिडोर राइट हैंड साइड के जाने का इशारा किया। कुणाल किसी भी तरह मल्होत्रा को मिलकर उनसे डील करना चाहता था। जैसे वो कॉरिडोर में आगे चलने लगा, एक लड़की से दोनों टकरा कर एक दूसरे को सॉरी कहने लगे। तब कुणाल ने देखा वो जिस लड़की से टकराया था वो अनिका थी। अनिका को देखते कुणाल को एक बात पता चल गया कि वो इतने दिनों से सिर्फ इसलिए डिप्रेस था क्योंकि वो अनिका को मिस कर रहा था। वो सिर्फ इसी वजह से अपसेट रहा था क्योंकि वो अनिका का चेहरा नहीं दिख पाता। कुणाल को इस बात का यकीन हो गया था कि अनिका से प्यार करने लगा था। कुणाल की यही बात उसे बिना पता चले उसके होठों पर आ गई। उसने एक लंबी सांस खींचकर अनिका से कहा, आई लव यू। एपिसोड 30 लव्ज मी नॉट। किसी फिल्मी हीरो की तरह कुणाल ने अनिका को प्रपोज कर दिया। मुस्कुराते हुए कुणाल का चेहरा देखकर अनिका को उस पर घिना रही थी। अनिका के दिल में आई कि उसे एक थप्पड़ मार दे, मगर अनिका का स्वभाव ने उसके हाथ बांध रखे थे। कुणाल की बातों का बिना रिएक्शन दिया अनिका वहाँ से चलने लगी। कुणाल पीछे से दौड़कर फिर से अनिका का रास्ता रोक लिया और इस बार कुणाल ने अनिका के साथ ऐसी बातें करने लगा जैसे उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और अब वो बिल्कुल शरीफ लड़का बन चुका था। कुणाल ने अपनी आवाज़ और आंखों में मासूमियत लाने की कोशिश की और अनिका से कहने लगा, देखो अनिका, उस दिन बॉल रूम में जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर मैं किसी को सच्चे दिल से पसंद करता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। मुझे आज तक ऐसी फीलिंग किसी के साथ नहीं आई। उस दिन से लेकर मैं आज तक किसी दोस्त से ना मिला, न कहीं बाहर गया और न ही मेरा किसी काम में मन लगा। मैं रात दिन बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। कुणाल की बातों का अनिका पर कोई असर नहीं होता। अनिका को जल्दी से जल्द रिया के पास पहुंचना था। अनिका जैसे ही आगे बढ़ने लगी, कुणाल ने फिर से उसका रास्ता रोककर उससे पूछा, मैं तुमसे बात करूं, कहाँ जा रही हो तुम। कुणाल की इस बात का अनिका ने जवाब दिया गुस्से में, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, इसे तुम्हें क्या मतलब। देखो कुणाल, हमारे बीच में जो ज़बरदस्ती का रिश्ता था जुड़ा था वो भी अब कानूनी तौर पर ख़त्म हो चुका है। डिवोर्स पेपर पर तुम्हारे भी सिग्नेचर हैं और मेरे भी, ये मत भूलो। कुणाल ने अभी अपनी आवाज़ चढ़ा ली और अनिका से कहा, जो बीत गया उसे भूल जाते हैं और एक नया रिश्ता बनाते हैं। अनिका ने कुणाल को रास्ते से हटाने की कोशिश करते कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज़ लीव माई वे। कुणाल के लिए शरीफ बनने की एक्टिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था। अनिका का गुस्सा देखकर वो फिर से अपने असली रंग में आ गया और अनिका पर एहसान करने वाला इस तरह अनिका के साथ बात करने लगा। कुणाल ने अनिका से कहा, ओके अब शांत हो जाओ। देखो मैं कह रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्यों ना हम साथ ही रहें। मैं जानता हूँ मेरी फैमिली वाले तुम्हें पसंद नहीं करते, इवन आई एम वरीड अबाउट दैट, मगर तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मनाली से थोड़ी ही दूर है, मैं तुम्हें एक शानदार फार्म हाउस दिलाऊंगा।
तुम वहाँ बड़े आराम से रहकर नौकर चाकर सब कुछ होगा तुम्हारे पास, कोई तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। महीने के महीने मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिया करूँगा, एंड देन वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। कुणाल की बात सुनकर अनिका के जी में आया कि कुणाल को जबान खींच ले, लेकिन अनिका ने अपने आप को शांत करते खुद को समझा कि जब कुणाल उसकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं रखता तो ऐसे आदमी को जवाब देने से भी कोई फ़ायदा नहीं। अनिका ने कुणाल की आंखों में डालकर कहा, मुझे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं। ऐसा कहकर अनिका ने कुणाल के ईगो पर वार किया था। कुणाल से बचकर अनिका प्ले एरिया की तरफ बढ़ने लगी, तभी अपने आप को बड़ा बताने के लिए कुणाल पीछे से अनिका को अपने फ्यूचर प्लान बताने लगा। तुम जानती हो आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अनिका को ने तो कुणाल में इंटरेस्ट था ना, वो यहाँ क्यों आया था इस बात को लेकर उसे कोई फ़र्क पड़ता था। तब जब कुणाल ने देखा कि अनिका उसकी बात सुनी नहीं रही है, तब कुणाल ने उसे कहा, मैं यहाँ दिल्ली के मल्होत्रा के साथ मीटिंग करने आया हूँ। ये नाम सुनते अनिका के कदम रुके। कुणाल को लगा कि मल्होत्रा के नाम का असर अनिका पर हो गया था। अपनी बड़ाई मारते हुए कुणाल ने आगे कहा, उनके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस डील क्रैक करने आया हूँ। देखना है डील क्रैक करते ही 1 साल के अंदर मैं मनाली का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा। कुणाल अनिका के बिल्कुल पास आकर उसके कानों में कहने लगा, अगर मैं अमीर बन गया तो तुम्हें भी निराशा नहीं करूँगा। चलो अगले महीने से तुम्हें महीने के पूरे 1.5 लाख दे दिया करूँगा। अब तो खुश हो ना? 1.5 लाख की सैलरी अनिका राजलक्ष्मी को हर महीने दिया करती थी, मगर ये बात अनिका कुणाल को नहीं बताना चाहती थी। अनिका सिर्फ कुणाल को ये जानना चाहती थी कि आखिर वो अंजलि आंटी और किशन अंकल से कुणाल का क्या कनेक्शन था। जब अनिका को चुपचाप खड़ा देखा तो कुणाल को ऐसा लगा कि अनिका को रकम कम लग रही है। कुणाल अनिका के आसपास घूमने लगा और थोड़ा सोचकर अनिका से बोला, चलो ठीक है, तुम्हारी रकम 2.5 लाख कर देता हूँ। अब तो खुश हो ना? कुणाल की इतनी गिरी हुई बातें सुनकर अनिका को अब कुणाल पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आने लगा था। कुणाल की सारी हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका था। अनिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था, मैंने तुमसे कहा ना कुणाल, मुझे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। अनिका का जवाब सुनकर कुणाल शौक हो गया। कुणाल ने अनिका से कहा, ओ यार, तुम्हें 2.5 लाख भी कम लग रहे। अच्छा अब समझा, दरअसल चिंता तुम्हें अपनी बेटी की है। चलो मैं तुम्हारी बेटी के लिए अपनाने के तैयार हूँ, मगर हाँ, मैं उसे अपना नाम नहीं दूँगा। वो जब बड़ी हो जाएगी उसकी शादी का सारा खर्चा मैं भी उठाऊँगा। उसके लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढेंगे और उसकी शादी करवा देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। तुम्हें बस ये ध्यान रखना होगा कि कहीं आगे चलकर वो अपने आने वाले भाई बहनों के साथ कोई झगड़ा ना करे। डोगरा खानदान की प्रॉपर्टी पर सिर्फ हमारे बच्चों का हक होगा, उसका नहीं। अगर तुम्हें ये मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारी हर बात माफ़ करके तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। कुणाल अनिका को माफ़ कर देगा। ये बात सुनकर अनिका को बहुत अजीब लगा। उसने बहुत हैरानी से कुणाल की ओर देखा और उससे पूछा, तुम मुझे माफ़ कर दोगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कुणाल ने अनिका की बात का भी बिल्कुल उल्टा मतलब निकल। उसे लगा कि अनिका को उसकी ऑफ़र पसंद नहीं है। उसने अब अपनी ऑफ़र बदल डाली। कुणाल ने अनिका से कहा, अगर तुम चाहती हो कि हम पहले की तरह शादी करके एक दूसरे के साथ रहें और तुम्हारी बच्ची को भी मैं अपना लूँ और मैं कह दूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, मनाली में तुम्हारा नाम बहुत ख़राब हो चुका है, आखिर तुम्हारी एक नाजायज़ बच्ची है। अनिका ने एक हाथ से कुणाल को धक्का मारते हुए कहा, अब बहुत हो चुकी तुम्हारी बकवास, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जैसे अनिका आगे चलेंगे कुणाल ने जोर से चिल्लाकर कहा, ठीक है मान गया, चलो बाबा तुम्हारी सारी शर्तें मान गया, मैं तुमसे शादी भी करूँगा और तुम्हारी नाजायज़ बच्ची को भी अपना नाम दूँगा, बस खुश। वैसे भी मेरे दादा दादी चाहते थे कि मैं तुमसे ही शादी करूँ। ये कहकर कुणाल अनिका के पास आ गया और ज़बरदस्ती अनिका का हाथ पकड़ लिया। और जैसे उसने अनिका का हाथ पकड़ा, अनिका को पीछे से ज़ोर से एक धक्का लगा और अनिका सामने वाले दीवार से जाकर टकरा गई। धक्का इतनी ज़ोर से लगा कि अनिका 1 मिनट तक ये भूल गई कि वो कहाँ खड़ी थी। बस धीरे धीरे कुणाल की आवाज़ उसके कानों में पड़ने लगी, आर यू ऑल राइट? अनिका, क्या तुम ठीक हो? अनिका ने जब अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो वो बेहद गुस्से में बिखरे बाल और लाल आंखों से कामनी अनिका को ही देखे जा रही थी। कामनी को डरते हुए, क्या तुम पागल हो? ये क्या किया तुमने? कामनी ने अनिका को इशारा करते हुए, ये लड़की जादू करने चलाने की कोशिश कर रही है तुम पे। तुम समझते क्यों नहीं कुणाल? बचपन से ये मुझसे जेलस थी। मैंने जो भी चीज़ चाही उसने इसने छीनने की कोशिश की। ये तुम्हें भी छीनने की कोशिश कर रही है।
कांट यू सी, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी इसे। कामनी अनिका पर अटैक करके उससे पहले कुणाल ने कामनी को दोनों हाथों से पकड़कर रोक लिया। उसी वक्त गौतम गुलेरिया और मनीषा भी होटल कॉरिडोर में आ पहुंचे। इस बार उनके साथ कुणाल के पापा कमल डोगरा भी मौजूद थे। गौतम ने कामनी को देखकर पूछा, कामनी क्या हो रहा है ये सब? और अनिका तुम क्या कर रही हो यहाँ? तभी मनीषा बीच में आकर सबसे कहने लगी, मैं बताती हूँ ये क्या कर रही है। इसे कहीं पता चल गया होगा कि आज डोगरा परिवार और गुलेरिया परिवार मिलकर कुणाल और कामनी की सगाई की बातें तय करने वाले हैं और हमेशा की तरह खुशियों पर बुरी नज़र डाले। यहाँ आ गई, फिर कुणाल को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगी होगी। इससे लग रहा है कि वजन घटाने से बहुत खूबसूरत हो गई और कुणाल इसके जाल में फंस जाएगा, मगर इससे पता नहीं कि कुणाल समझदार लड़का है। असली और नकली सोने की परख है उसमें। गौतम गुलेरिया ने कमल डोगरा के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, कमल जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ करें। अनिका मेरी बेटी है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। अपनी छोटी बहन से बहुत ईर्ष्या है इसलिए जब भी कोई खुशी का मौका आता है इसमें अनिका कोई न कोई बाधा डालने की कोशिश जरूर करती है। गौतम ने अपने हाथ की छड़ी से अनिका की ओर इशारा करके देखा और देखो अनिका, ये आखिरी बार कह रहा हूँ, तुमसे कामनी और कुणाल से दूर रहो। समाज में बहुत बेइज्जती करा चुकी हो तुम हमारी ऑलरेडी, बाकी क्या रह गया, चली जाओ हमारी ज़िंदगी से दूर। कुणाल जो अब तक खामोश खड़ा सब कुछ सुन रहा था, अब अनिका की बुराई सुनना उसके बस से बाहर हो गया। उसने अपनी दोनों मुट्ठी बांधी और गौतम की ओर को सिर देकर कहा, बस कीजिएगा आप लोग, इस सब में अनिका की कोई गलती नहीं है और अगर अब किसी ने उसके बारे में बुरा कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कुणाल के मुंह से ये बातें सुनकर सभी हैरान हुए। कामनी फटी आंखों से कुणाल को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो उसने सुना वो सच था, कि वो अनिका की साइड लेकर बोल रहा था। कुणाल अनिका के सामने बिल्कुल आकर खड़ा हो गया और गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सबकी ओर देखा और कहा, मैं और अनिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमने फैसला किया है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनते कामनी एक झटके से ज़मीन पर गिर गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, मगर उसकी मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। गौतम, मनीषा और कमल डोगरा कुणाल के इस डिसीजन से शॉक हो चुके थे। कुणाल ने अपने पापा कमल के पास आकर कहा, देखिए पापा, ना तो मैं किसी की इन्फ्लुएंस में आकर ये कह रहा हूँ और ना ही अनिका ने मुझ पर कोई जादू टोना किया है। मैं जो कह रहा हूँ हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। मनीषा आगे आकर कुणाल को समझे, बुराई है बेटा, बुराई है, बहुत बुराई है। सबसे बड़ी बुराई तो ये कि ये शादी से पहले किसी बच्चे की माँ बनने वाली थी। भूल गए कितनी बेइज्जती हुई थी हमारे ख़ानदान की। और अब ये लड़की अपना वजन घटाकर चेहरे पर मेकअप लगाकर फिर से आई है तुम्हें फंसाने। जैसे इसे पता चला कि तुम अब कामनी से बहुत प्यार करते हो और तुम्हें जल्दी तुम दोनों शादी करने वाले, तो इसने तुम पर अपना जादू चलाना शुरू कर। बेटा, बचपन से पाल पोस कर जिस लड़की को हमने बड़ा किया उस लड़की को हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैंने अपनी सगी बेटी समझ कर पाला था और देखो ये मेरी बेटी ही की खुशियाँ छीनना चाहती है। सिया सिर्फ भोली बनने का ढोंग करती है। तुम इसके जाल में मत फंसो बेटा। अरे जो हमारी नहीं हो सकी वो तुम्हारी कैसे होगी? कामनी को देखो बेटा, बचपन से तुम्हें प्यार करती है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी। मनीषा ने देखा कि कुणाल के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली और लगभग उसने मनीषा की सारी बातें अनसुनी कर दी। तो मनीषा हाथ जोड़कर कमल डोगरा के सामने विनती कर, देखी कुणाल तो बच्चा है, अभी ना समझ है, आप ही समझाइए इसे असली नकली के बीच का फ़र्क। आपका बेटा, कहिए इसे जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला ना करे जिससे दोनों खानदान की ज़िंदगी तबाह हो जाए। कमल डोगरा थोड़ी देर शांत रहा। कुछ सोचने के बाद उन्होंने गौतम मनीषा का, देखिए शादी ब्याह के फैसले पूरी ज़िंदगी के लिए होते हैं। ऐसे फैसले हमें ज़बरदस्ती नहीं करने चाहिए। जिन्हें पूरी ज़िंदगी साथ रहना है उन्हीं पर यह फैसला छोड़ देना चाहिए। कमल ने कुणाल की ओर देखकर उसे पूछा, कुणाल क्या तुम श्योर अनिका के साथ दोबारा शादी करना चाहते हो? कुणाल ने एक बार अनिका की ओर देखकर फिर अपने पापा कमल डोगरा की ओर देखकर कहा, हाँ पापा, मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। कमल डोगरा धीरे धीरे चलकर अनिका के पास आए और चक्कर आने की वजह से अनिका अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थी, मगर जो कुछ भी उसके पास आसपास चल रहा था वो सुनते हुए बहुत अजीब लग रहा था। अनिका के बिल्कुल पास आकर कमल डोगरा ने अनिका से पूछा, अनिका क्या तुम कुणाल के साथ शादी करना चाहती हो दोबारा?
सबकी नज़र अनिका पर थी। अनिका ने अपनी मुंह पर हाथ रखा और लेकिन उसने तय किया था कि जैसे अनिका हाँ कहेगी वो कॉरिडोर में रखे शोपीस से अनिका के सर पर बाहर कर देगी। अनिका ने बिना वक्त लगाए 1 सेकंड में कमल डोगरा के सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं। एपिसोड 31 एक लड़की को देखा तो इसे कहते जुड़वा। अनिका के मुंह से ना सुनते ही सबको एक बहुत बड़ा झटका लगा, खासकर कुणाल को। कुणाल ने जिसने अभी अनिका के लिए सबको खामोश कर दिया था, उस अनिका ने कुणाल को रिजेक्ट कर दिया था। कुणाल के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदले, उसने ईगो पर बहुत बड़ा वार हुआ था। कुणाल की आंखों में साफ नजर आ रहा था कि वो उस पर सिर पे खून सवार। कुणाल ने अपनी एक मुट्ठी इतनी जोर से दीवार पर दे मारी कि पास टंगी पेंटिंग नीचे गिर गई। कुणाल ने चिन्नी चलाते हुए अनिका से पूछा, क्या मतलब तुम्हारी मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? अनिका ने बिना डरे कुणाल से साफ साफ कह दी कि तुम्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। मैं कभी तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम मेरे लिए इस दुनिया में एग्जिट ही नहीं करते। ये बात सुनते कुणाल ने लॉबी में रखा गमला जोर से पटक कर तोड़ दिया। मौका देखते मनीषा दौड़कर कुणाल के पास आई और उसे शांत करते कहने, देख ली इसकी असलियत? तुम्हें मुझे पता है कि ऐसा क्यों कर रही है। सबके सामने शादी से मना करके ये हमें दिखाना चाहती कि ये तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी बल्कि तुम इसके पीछे पड़े हो। जरूर ऐसा करने के पीछे भी इसकी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो। कामनी जो मनीषा पर जो जमीन पर गिरी थी वो गौतम का सहारा लेकर उठी। मनीषा की हमें हाँ मिलाते हुए कामनी ने कहा, हाँ माँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। भला इसकी क्या औकात की कुणाल को मना करे? एक लड़की जिसकी समाज में कोई औकात नहीं, कोई इज्जत नहीं, जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी और एक नाजायज बच्ची को अपने साथ लेकर घूम रही हो, भला उसकी क्या चॉइस हो सकती है? अगर कोई लड़का तुम्हारे साथ हाथ थामने के लिए तैयार हो तो उसे अपनी किस्मत समझो, और अगर लड़का कुणाल जैसा हो तो समझ लो कि तुम सपना ही देख रही हो। कामनी अब कमल डोगरा के पास आकर कहने लगी, अंकल मैंने तो कहा था ना कि यह लड़की बहुत चालबाज है, ये जानबूझकर ये सारा दिखावा कर रही है। मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुणाल को समझाऊंगी और इसको भूत उसके सर पर से उतार कर रहूंगी। कामनी की बात सुनकर कुणाल ने गुस्से से कामनी से कहा, कामनी तुम बीच में मत बोलो, प्लीज कीप योर सेल्फ आउट ऑफ दिस। कुणाल ने दबी आवाज में बहुत गुस्से से अनिका से पूछा, अगर तुम चाहती क्या, व्हाट डू यू वांट? कुणाल की बातों का जवाब देते हुए मनीषा ने कहा, भीख मांगी है ये। माँ की भीख मांगी बेटी पैसा ही मांगी, और अभी इसका भीख मांगा परिवार भी आया था हमारे घर भीख मांगने। उसके मामा हॉस्पिटल में और उनका बिल भरने के लिए इसके परिवार के पास पैसे नहीं है। और अब अरे जब पैसे ही नहीं है तो जी कर क्या करेंगे, क्या मर जाने दें उन्हें? मनीषा की इस बात पर अनिका को बहुत गुस्सा आया। अनिका मनीषा की बात का एक करारा जवाब देना चाहती, मगर वो जवाब दे उससे पहले कॉरिडोर के दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, किसने कहा हमारे खानदान के पास बिल भरने के पैसे नहीं? सबने उस मुड़कर देखा तो अंजलि मल्होत्रा कॉरिडोर में चढ़कर आ रही थी। अंजलि आंटी तेज चलते हुए सबके पास आई और बोली, आप में से किसी को भी अनिका के मामा के हॉस्पिटल के बिल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अनिका के फ्यूचर की। अंजलि के कहने के बाद सब लोग कुछ पल के लिए सिर्फ अंजलि को देखते रहे। कमल डोगरा अंजलि आंटी की गौर से देखने लगे। वह अंजलि आंटी के थोड़ा पास आकर बोले, मिसेज मल्होत्रा आप यहाँ? कमल डोगरा के मुंह से मिसेज मल्होत्रा का नाम सुनते ही गौतम और मनीषा हैरान होकर, कुणाल को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी वह जिसके साथ अपना नाम जोड़कर अनिका को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था वही मिसेज मल्होत्रा अनिका के बचाव में बोल रही थी। मिसेज मल्होत्रा को देखते ही कमल डोगरा ने बड़े रेस्पेक्ट से के साथ पोलाइटली रिक्वेस्ट की, पहले मिसेज मल्होत्रा मुझे पता ही नहीं था कि आप मनाली में हो। कई दिनों से आप लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? अंजलि ने अपना राइट हैंड ऊपर करके कमल डोगरा को आगे कुछ भी बोलने से रोक दिया और कहा, आई एम सॉरी, मैं यहाँ किसी बिजनेस मीट के लिए नहीं आई, दिस इज़ माई फैमिली टाइम। इतना कहकर अंजलि आंटी अनिका के पास हुई और अपने दोनों हाथ अनिका के कंधे पर रखकर बोली, एंड सी इज माई फैमिली। सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि मनाली में किसी ने अनिका की साइड लेकर बात की हो। अंजलि आंटी ने अनिका के गाल पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था कि तुमसे कि आज मैं तुम्हें एक खास मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ, और खास मेहमानों को इतना वेट करवाना अच्छी बात नहीं है बेटा। अंजलि आंटी ने खास शब्द पर कुछ ज़्यादा ही जोर दे डाला था, जिससे बाकी खड़े लोग सोच में डूब गए कि आखिर ऐसा खास आदमी कौन था जिससे मिसेज मल्होत्रा अनिका को मिलवाना चाहती हूँ। अंजलि ने अनिका से कहा,
अब चलो बेटा देर मत करो। जैसे अंजलि और आंटी और अनिका चलने लगे, सामने खड़े लोग बस उन दोनों को फटी नज़रों से देख रहे थे। वो लोग ये तक भूल गए थे कि वो अनिका और अंजलि का रास्ता रोक कर खड़ी। अंजलि ने सबको रिक्वेस्ट करते हुए बड़े पोलाइटली कहा, प्लीज़ नाउ विल यू एक्सक्यूज अस। जैसे अनिका और अंजलि कॉरिडोर में आगे चलने लगे, अनिका ने देखा कि ठीक सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित को बात देखते ही कमल डोगरा और कुणाल डोगरा और गौतम परिवार ये समझ रहा था कि मिसेज मल्होत्रा जिस खास इंसान से अनिका को मिलवाना चाहती है वह और कोई नहीं बल्कि मारवा इंडस्ट्री का इकलौता वारिस रोहित मारवा था। कामनी ये देखकर ईर्ष्या से झुलस गई थी। उसने इतनी ज़ोर से अपनी मुट्ठी कसी कि उसकी उंगलियों के लंबे नाखून टूट गए। कॉरिडोर के एक तरफ जब ये सब कुछ चल रहा था तब रिया और आर्यन चुपके से थर्ड फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बीच में स्टेयरकेस पर जाकर बैठ गए। रिया ने अपने चेहरे से टॉवल पे बनाया हुआ स्कार्फ हटाया और अपने फनी सनग्लासेस भी उतार दिए। जब उसने अपनी बहन रिया का चेहरा देखा तो रिया का चेहरा पसीने से भीग चुका था। आर्यन समझ चुका था कि रिया ने उसे अंदर जाने के लिए बहुत मेहनत की थी। आर्यन ने रिया से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊँ? रिया ने पसीने पहुँचते आर्यन से कहा, अभी कहीं मत जाओ, थोड़ी देर में यहीं चुप कर रहना होगा, तब तक मैं सोचती हूँ कि आगे क्या प्लानिंग करनी है। रिया और आर्यन बातें कर रहे थे, तभी रिया को ऐसा लगा कि जैसे उनकी बातें कोई पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। रिया और आर्यन धीरे से मुड़कर देखा कि पीछे स्टेयरकेस की फैली सीढ़ी पर सनी खड़ा हाँफ रहा था। सनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई भूत देख लिया। रिया और आर्यन एक साथ सनी को देखकर सांसें जम गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो सनी की मिर्गी का दौरा पड़ा हो। थोड़ी देर तक तीनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर जब थोड़ी देर बाद सनी की सांसें नॉर्मल हो तब आर्यन ने सनी से पूछा, चाचू क्या मैं आपके लिए भी पानी लेकर आऊँ? कांपती हुई आवाज़ में सनी ने जवाब दिया, मेरा शक सही था, आर्यन दो हैं। आर्यन और रिया एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पता था कि उनकी चोरी पकड़ी गई और अब कोई बचने का रास्ता नहीं। तभी रिया को एक तरकीब सूझी। उसने सनी से कहा, देखो चाचू, अब आपको सब कुछ पता चली गया तो मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता ही देती हूँ। मैं एक ही हूँ और मेरा नाम आर्यन है, लेकिन अपनी क्लोन बना सकता हूँ। मेरे अंदर कुछ सुपर पावर्स हैं। रिया की आवाज़ सुनकर सनी तुरंत, देखो हो सकता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूँ। कोई सुपर पावर्स नहीं होते। मैं जानता कि तुम और आर्यन की क्लोन कैसे हो सकती है। तुम एक लड़की हो और तुम्हारी बातों से ये भी पता चलता है कि तुम काफ़ी चालाक हो। तुम आर्यन की क्लोन नहीं हो सकती। मैं अभी जाकर रोहित भैया को बताता हूँ कि आज मुझे आर्यन के साथ एक उनकी बेटी भी मिल गई। ये कहकर सनी ऊपर की ओर स्टेयर चढ़ने लगा। आर्यन और रिया से उसे रोकने की कोशिश करने लगा। आर्यन ने सनी का पैंट जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, नहीं सनी चाचू प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मगर सनी आर्यन की कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। सनी जैसे ही थर्ड फ्लोर की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा, उसे पीछे से आवाज़ आई, फॉलो माई ऑर्डर। अगर तुम ये चैंपियनशिप जीतना चाहते हो तो मुझे तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा कैप्टन चाहता है। सनी आगे बढ़ते हुए रुक गया। उसने जब सीढ़ियों के नीचे खड़ी रिया की ओर देखा, रिया की आंखों की चमक देखकर सनी समझ गया कि स्वीट एंजल यानी कि उसकी गेम गुरु और कोई नहीं बल्कि स्टेयरकेस की तरफ खड़ी वो प्यारी सी लड़की, उसकी शक्ल हूबहू उसके भतीजे से मिलती वही है। उसने अपने गुरु की आवाज़ सुनकर सनी ने रिया से पूछा, क्या तुम स्वीट एंजल हो? रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दिए और कहा, आंखों में कॉन्फिडेंस के साथ सनी को ऑर्डर करते हुए बोली, हाँ मैं स्वीट एंजल हूँ और गेम हो या रियल लाइफ, मेरे प्लेयर्स मेरे बनाए रूल्स तोड़े, ये मेरी प्लानिंग के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। चलो ये मुझे पसंद नहीं है। सनी दौड़कर सीढ़ी उतरा और रिया के हाथ पकड़कर चूमने लगा। सनी रिया और आर्यन को पूछने लगा, ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? प्लीज़ कोई मुझे पिच करो। अगर ये सपना है तो प्लीज़ जगा दो। अब मुझे डर लगने लगा है। रिया ने सनी का हाथ पकड़कर उसे बिना कुछ पूछे काट लिया। सनी जोर से चला, हाँ दिस इज़ रियल। अपने हाथ को झटकते हुए सनी ने रिया से पूछा, अब मुझे ये तो समझाओ कि ये सब है क्या? ये सब भैया को बताने से पहले क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? आर्यन ने सनी को सीढ़ियों पर बैठा उसे समझाने लगा, ज़रा सोचो, अगर आप अपने डैड को सब कुछ बता दिया और डैड को पता चला कि रिया की मॉम ही मेरी मॉम है तो डैड क्या करेंगे?
ये सुनकर सनी चौंक गया। उसने रिया से पूछा, इसका मतलब कि वह मिस अनिका गुलेरिया वही तुम्हारे दोनों की माँ है? ये सुनते सनी समझ गया कि क्यों दोनों बच्चे नहीं चाहते कि उनकी असलियत किसी को पता चले कि वो एक नहीं बल्कि दो हैं। दोनों बच्चों की अकल को दाद देते हुए सनी ने दोनों को सेलेक्ट किया और फिर दोनों के प्लानिंग के तालियां बजाने लगा। रिया ने अपनी उंगली लिप्स पर रखकर बोला, शोर मचाने की ने से रोक लिया। सनी ने अपनी हंसी कंट्रोल और आवाज़ कम करते हुए रिया और आर्यन के लिए अपलाड करने लगा। 5 साल पहले जब रोहित मारवा आर्यन को घर लेकर आया तब सब लोग हैरान हो गए थे। अचानक रोहित ने आकर सबसे कहा कि आर्यन उसका बेटा है। जब लोगों ने उसे पूछे कि आर्यन की माँ कौन है तो रोहित ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ये सब कह दिया कि आर्यन की माँ का नाम इस घर पर मैं नहीं सुनना चाहता, ना ही किसी को उसके बारे में बात करने की जरूरत। रोहित की उम्र भले ही कम थी मगर उसकी काबिलियत के कारण रोहित मारवा खानदान के लोग उसके बहुत इज्जत करते थे और कुछ हद तक रोहित से भी डरते थे। उसके लिए गए फैसला चाहे बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, मारवा खानदान की लगभग आखिरी फैसला हुआ करता था। मगर रोहित की बातों से इतना तो साफ था कि आर्यन की माँ ने रोहित के साथ जरूर कुछ ऐसा किया था जो रोहित को किसी को बताना नहीं चाहता, ना खुद ही भूल पा रहा था। रिया ने सनी के कंधों पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछा, चाचू क्या तुम हमारे ये छोटा सा सीक्रेट अपने तक नहीं रख सकते? रिया की रिक्वेस्ट सुनकर किसी भी इंसान का दिल पिघल जाए, सनी का भी पिघल गया। मगर उसके सामने बार बार रोहित का चेहरा आ रहा था कि उसने रिया से कहा, अगर मैं यह इतनी बड़ी बात भैया से कैसे छुपा सकता हूँ? अगर उन्हें पता चला कि इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई तो फिर पता नहीं क्या होगा मेरा। पिछली बार जब रोहित ने मेरा एक छोटा सा झूठ पकड़ तो 7 दिन तक मुझसे अपने घर वापस भेज दे। ज़रा सोचो, मैंने इतने दिन तक ना गेम खेली ना मोबाइल की ओर देखा। बस मेरा मन जानता कि मैंने अपने घर पर वो दिन कैसे गुजारे थे। मुझे समझने की कोशिश करो। अगर मैं इतनी बड़ी बात भैया से छुपाता हूँ और अगर उन्हें कहीं से पता चल जाता कि मैंने ये बात उनसे छुपाई, अगर रोहित भैया को ये बात कहीं से भी पता चली तो समझ लो रोहित भैया मुझे हमेशा के लिए घर वापस भेज देंगे। फिर ना तुम मेरी गेमिंग गुरु होगी और ना मैं तुम्हारा फ़ैन, ना मेरे पास मेरा मोबाइल रहेगा और ना ही मेरी गेमिंग की दुनिया। ये ख्याल आते ही सनी फिर से कांपने लगा। कांपती हुई आवाज़ में सनी रिया और आर्यन से कहने लगा, मुझे माफ़ करना, मैं इतनी बड़ी बात रोहित भैया से नहीं छुपा सकता। सनी की ये बात सुनते रिया ने अपनी आवाज़ और अपना टोन बदलते सनी जगह, ठीक है, फिर इस साल की चैंपियनशिप में टीम में किस किस को लेना है इसके बारे में मुझे भी सोचना होगा। जानते हो ना इस बार की चैंपियनशिप कितनी मज़ेदार होने वाली है। सनी के लिए गेमिंग चैंपियन की किसी सोल्जर को दिए मिशन से कम नहीं थी। रिया की दी हुई धमकी ने सनी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक लड़की को देखा तो एपिसोड 32। फार्मा कंपनी वीवीआईपी रूम में अंजलि, अनिका और रोहित बैठकर बातें कर रहे थे। अंजलि ने रोहित से कहा, माफ़ करना रोहित, बाहर मैंने उन लोगों के सामने जो कुछ भी कहा वह बस उन्हें जनाने के लिए कहा था। प्लीज़ डोंट माइंड अबाउट इट। अंजलि आंटी की बात सुनकर रोहित थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगा। एक पल के लिए उसे सचमुच ऐसा लग रहा था कि अंजलि आंटी चाहती थी कि वह और अनिका एक दूसरे के बारे में सोचें और आगे बात बढ़ाएं। अभी तीनों बात ही कर रहे थे कि वेटर खाना लेकर आए। होटल पैराडाइज का बेस्ट क्यूजिन, कॉन्टिनेंटल और इंडियन डिशेज टेबल पर सजाई गई। जब वेटर ने रोहित से पूछा कि सेल आई सर्व यू सर, तब रोहित ने अनिका और अंजलि को इशारा करते हुए वेटर से कहा, लेडीज़ फर्स्ट। वेटर ने पहले अनिका को सर्व किया। अनिका ने कहा कि वह सिर्फ थोड़े से नूडल्स ट्राई करेगी। अंजलि को बहुत भूख लगी थी और आज खुशी के मारे भूख और भी बढ़ गई थी। उसने टेबल पर रखी डिश में से थोड़ा पोर्शन अपना प्लेट में लिया। रोहित और अंजलि आंटी खाना खाते समय आपस में बातें करने लगे। उनकी बातों से अंजलि आंटी को पता चला कि 2 दिन बाद अनिका रोहित की दादी माँ का इलाज करने चंडीगढ़ जा रही थी। इस बात पर खुश होते अंजलि आंटी ने कहा, चंडीगढ़ में रोहित की दादी का इलाज करने के बाद तुम सीधा दिल्ली वाले घर आना। इसी बहाने हमें भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। जब से तुम्हारी माँ घर छोड़कर गई तुम्हारी नानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आज भी उनकी आंखों में बस एक ही चीज़ की
इंतज़ार रहता है कि कब उनकी बेटी घर वापस लौटेगी। तुम उनसे मिलोगी तो उनकी बेटी को मिलने की इच्छा पूरी हो जाएगी। अनिका के लिए अचानक मिले रिश्तेदारों के साथ उनके घर पर रहना थोड़ा ऑड हो सकता था और रिया की शरारतों को ध्यान में रखते उसे हाँ कहने में थोड़ी हिचक भी हो रही थी, मगर अंजलि मम्मी का प्यार देखते हुए वह उन्हें मना नहीं कर पाई। अभी तीनों ने खाना शुरू किया ही था कि अनिका को रिया का फ़ोन आया। रिया ने अनिका से कहा कि वह ऑलरेडी कमरे में पहुंच चुकी थी और वह खेलकर थक गई थी, इसलिए सीधे ऊपर चली गई। अनिका रिया से बहुत नाराज़ हो गई और गुस्से से कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। हाउ कैन यू बी सो रूड। अनिका को रिया पर गुस्सा होते देख अंजलि आंटी ने अपने हाथ पर एक फ़ोन अनिका के हाथ पर मारते कहा, डोंट वरी डियर, खाना खाने के बाद हम खुद रिया से मिलने चले जाएंगे। सी इज ए किड आफ्टर ऑल। अनिका ने अंजलि की बात मान ली और उनसे कहा, ओके मम्मी, हम खाना खाने के बाद ऊपर चलेंगे। ना चाहते हुए भी रोहित की नज़र बार बार रिया पर जा रही थी। उसकी खूबसूरत आँखें, घने बाल, उसके बात करने का तरीका, रोहित का ध्यान अपने खाने पर कम और अनिका पर ज़्यादा था। तभी अनिका को फिर एक फ़ोन आया। अनिका ने फ़ोन रिसीव करके उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने फ़ोन काटकर अंजलि मम्मी से कहा, मम्मी आई एम वेरी सॉरी, मुझे अभी के अभी निकलना पड़ेगा। अंजलि मम्मी उससे कुछ कहे या रिक्वेस्ट करे उससे पहले अनिका टेबल से उठकर बाहर चली गई। अंजलि को ये बात बहुत अजीब लगी, जबकि रोहित के लिए अनिका का ऐसा बिहेवियर कोई नई बात नहीं थी। दरअसल अनिका ने फार्मा कंपनी के पुराने मैनेजर मनोज श्रीवास्तव का साथ पहले से ही अपॉइंटमेंट ले रखी थी। वे दोनों ठीक शाम 7 बजे मिलने वाले थे। अनिका ने सोचा था कि रोहित की दादी का इलाज करने से पहले वो एक बार मनोज से भी मिल ले, उनसे ये जानने की कोशिश करे कि आखिर ऐसा क्या था उस पुरानी कंपनी में जो डोगरा और गुलेरिया खानदान हाथ धोकर उसके पीछे पड़े थे। मनोज श्रीवास्तव पिछले 25 सालों से कंपनी की बागडोर संभाल रहे थे। अनिका की माँ स्वाति ने खुद उनके हाथ में ये बागडोर सौंपी थी। अनिका को और पूरी दुनिया को ये बात पता थी कि मनोज श्रीवास्तव कंपनी के लिए बहुत वफादार रहे थे। उन्होंने कंपनी को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला था। अपनी काफ़ी नाजुक हालत से पिछले कई वर्षों से गुजर रही थी। फिर मनोज जी ने कंपनी का साथ नहीं छोड़ा और ना ही अपने निजी फायदे के लिए कंपनी को कोई नुकसान पहुंचाया। मनोज जी ने अनिका को मनाली की मेन मार्केट के एक टी स्टॉल पर बुलाया। अनिका वहाँ पहुँचने से पहले ही मनोज जी वहाँ पहुँच चुके थे। अनिका को देखते ही मनोज जी बोल पड़े, स्वाति मैडम। फिर अपने आप को होश संभालते मनोज जी ने अनिका से कहा, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, वही रूप, वही रंग, वही चेहरा। जानती हो बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारी माँ को यहाँ की कॉफ़ी बहुत पसंद थी। मैंने सोचा उसे जो कॉफ़ी पसंद थी उसी जगह की कॉफ़ी एक बार तुम भी पियो, जो शायद तुम्हें भी अच्छी लगे। अनिका ने कॉफ़ी भी कर देखा तो उसे भी वह कॉफ़ी बहुत पसंद आई। कॉफ़ी के गिलास को साइड में रखकर अनिका ने मनोज जी से पूछा, मनोज अंकल, दरअसल मुझे आपसे एक ज़रूरी काम था। मनोज जी ने अपना चश्मा उतार कर उसे साफ करते हुए अनिका से कहा, बेटा, अगर कंपनी के अकाउंट को लेकर कोई बात हो तो मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी को नुकसान से बाहर लाने की। मेरे तजुर्बे और काबिलियत से जितना बन पड़े मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम अपनी कंपनी की मालकिन हो। अगर तुम चाहती हो कि कंपनी की बागडोर किसी क्वालिफाइड आदमी के हाथ में देना चाहती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मनोज जी के मुँह से बात सुनकर अनिका बहुत इमोशनल हो गई। मनोज जी को फायर करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। बेहद सीरियस आवाज़ में अनिका ने मनोज जी से कहा, अंकल, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने जो कहा वह तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि, और आज भी कह रही हूँ कि मैं इस कंपनी की सिर्फ कागजी मालिक हूँ। इस कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। कंपनी में सिर्फ आपका हुक्म चलेगा। अंकल प्लीज़, आज के बाद ऐसी बात कभी मत कहना और ना ही आप मुझसे दूर होने की सोचना भी मत। मैंने आपसे यहाँ एक पर्सनल काम से बुलाया था। अनिका की बात सुनकर मनोज जी को राहत हुई और ऐसा सोचने के लिए बुरा भी लगा। मनोज जी ने अनिका को सॉरी कहते हुए उससे पूछा, कहो बेटा, क्या बात है? क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे बात शुरू करे। उसने मनोज जी से सीधे एक सवाल पूछा, अंकल, क्या मेरी माँ ने सिर्फ ये कंपनी मेरे नाम की थी या कुछ और भी? मेरा मतलब कि ऐसा कुछ जो कंपनी से जुड़ा होगी, कंपनी के बाहर या अंदर?
अनिका समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह से सवाल को पेश करे। तभी मनोज जी ने उसे हाँ जवाब दिया, हाँ, कंपनी के अलावा एक चीज़ है जो तुम्हारी माँ तुम्हें देना चाहती थी। मनोज अंकल की बात सुनकर अनिका दंग रह गई। उस चीज़ को जानने की बहुत जल्दी थी। उसने मनोज जी से पूछा, अंकल क्या है वो, मुझे बताइए प्लीज़। मनोज जी ने हंसकर जवाब, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम पर कंपनी के अलावा और एक चीज़ छोड़ी थी, और वो दूसरी चीज़ ढेर सारी काबिलियत। स्वाति मैडम भले ही हमें छोड़कर जल्दी चली गई, मगर वह अपना अंश तुम्हारे अंदर छोड़ कर गई, और तुम्हें न सिर्फ उनका रूप रंग मिला है बल्कि उनकी काबिलियत भी तुम्हें विरासत में मिली है। हालांकि ये बात बहुत इमोशनल थी, मगर ये बात सुनकर अनिका थोड़ी निराश जरूर हुई, क्योंकि यहाँ वो मनोज जी से अनजान राज जानने आई थी, जिसकी वजह से डोगरा खानदान और गुलेरिया परिवार उसके पीछे पड़ रहा था। कुछ देर तक मनोज जी ने अनिका की ओर उसकी मरी हुई माँ के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसकी काबिलियत के बारे में एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। थोड़ी देर बाद मनोज जी की खुद को रियलाइज हुई कि जब स्वाति मैडम की मौत हुई थी तब अनिका बहुत छोटी थी, मगर जब वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और समझदार, इसलिए उसकी नसीहत की अब शायद अनिका को ज़रूरत नहीं थी। मनोज जी ने अनिका से पूछा, अब जब तक कि तुम इतनी बड़ी समझदार हो गई हो, क्यों ना तुम कंपनी को टेक ओवर कर लो। अनिका को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसके पास इतना टाइम था कि वह ठीक से फार्मा कंपनी को देखभाल कर सके। उसने मनोज जी से कहा, माँ ने आपको किसी वजह से ही चुना था इस फार्मा कंपनी की देखभाल करने के लिए, भले उसके डिसीजन को मैं कैसे बदल सकती हूँ। मनोज जी ने अनिका को कंपनी के शुरुआती दिन और तब आई मुसीबतों के बारे में बताना शुरू किया। अचानक उनकी बात को काटते अनिका ने मनोज जी से पूछा, क्या कभी डोगरा खानदान ने फार्मा कंपनी को खरीदने में कोई इंटरेस्ट दिखाया था? अनिका ने सवाल तो पूछ लिया, मगर वो बात जानती थी कि इतनी छोटी सी कंपनी फार्मा खरीदने के लिए डोगरा खानदान को कुणाल की शादी कंपनी के मालिक से करवाना कोई ज़रूरी नहीं था। उनके पास इतना पैसा था कि वह कंपनी की कुछ ज़्यादा कीमत ऑफर करके कंपनी को खरीद भी सकते थे। फिर कुणाल के दादाजी की जिद क्यों थी कि कुणाल की शादी होगी तो कंपनी जिसके नाम पर होगी उसी लड़की से होगी, चाहे वह अनिका हो या कामनी। अनिका के सवाल का जवाब देते हुए मनोज जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा तो मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी डोगरा खानदान ने हमारी कंपनी खरीदने की कोशिश की हो। अनिका को आज भी उसके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। इस बात से नाराज होकर अनिका जाने के लिए उठी। फिर पलटकर उसने मनोज जी से कहा, अंकल, आपको कभी भी कोई ऐसी बात याद आए तो जो मेरी माँ चाहती हो कि मैं जानूँ, या कोई ऐसा रहा जो आपको लगता है कि मेरे लिए जानना जरूर, प्लीज़ मुझे बताएं। मनोज जी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, बेटा, ऐसी कोई बात याद आएगी तो ज़रूर कहूँगा। निराश होकर अनिका वहाँ से जाने लगी। पीछे से मनोज जी ने आवाज़ लगाई, अनिका को रोका और फिर उसके पास आकर बोला, बेटा, तुम कहो तो कंपनी का सालाना प्रॉफिट मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा करवा दूँ, बस तुम मुझे अपनी बैंक डिटेल्स भेज देना। कंपनी का सालाना प्रॉफिट 50 लाख था। ऐसा नहीं था कि अनिका को उन रुपयों की ज़रूरत थी, मगर अब वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ की कंपनी का एक भी रुपया मनीषा गौतम के हाथ में जाए। इसलिए अनिका ने मनोज जी को अपनी बैंक डिटेल दे दी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। धीरज मारवा सोफा पर बैठा हुआ टेबल पर अपनी टांगे पसारे रोहित का इंतजार कर रहा था। उसके ठीक सामने आर्यन बैठे थे। सनी और आर्यन के दिल में अभी भी धीरज का डर बैठा था। धीरज आर्यन की हरकतें देखकर ये समझ नहीं पा रहा था कि इतना कमज़ोर मंदबुद्धि लड़का आखिर मारवा इंडस्ट्रीज का वारिस बन कैसे सकता था। धीरज अपने बचपन से रोहित को अपना आइडियल मानता था। रोहित न सिर्फ उसका बड़ा भाई था, बल्कि कराटे में हो या पढ़ाई में, रोहित हमेशा से धीरज से एक कदम आगे था। जैसे ही रोहित ने अपने स्वीट में आया, धीरज ने खड़े होकर रोहित को हेलो कहा। रोहित ने जब उसके हेलो को जवाब देते हुए धीरज से कहा, धीरज, तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? रोहित सोफा पर बैठकर अपने जूते उतारने लगा। धीरज वहीं खड़े उसके पास खड़े होकर उससे कहने लगा, दादाजी ने सुना कि तुम दादी माँ के इलाज के लिए चंडीगढ़ जा रहे हो। उन्होंने मुझसे कहा मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ एज ए विटनेस। परिवार के कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए ना वहाँ ऑपरेशन के वक्त। जैसे ही रोहित ने धीरज की बात सुनी, रोहित ने धीरज को तेज लुक दी और धीरज ने डरते बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो रोहित भैया, ऑपरेशन का मामला है, अगर मैं साथ चलूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आखिर
दादी माँ की जान का सवाल है। धीरज की बात रोहित को प्रैक्टिकल लगी, इसलिए उसने धीरज की बात का विरोध नहीं किया। धीरज रोहित के बगल में बैठते हुए रोहित से कहने लगा, भैया अब जब दिल्ली जा ही रहा हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ आपने जहाँ से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली वहीं से मैं भी थोड़ी ट्रेनिंग और ले लूँ। रोहित ने दिल्ली में ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट कैंप से अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी और ब्रह्मपुत्र अकादमी के बलबीर सर सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे इंडिया में फेमस थे। मार्शल आर्ट के सिर्फ दो ही अकादमी का सबसे ज़्यादा नाम था, एक ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट और दूसरा द पिलर ट्रेनिंग कैंप। रोहित को पता था कि धीरज को मार्शल आर्ट सीखने का बहुत क्रेज था, इसलिए उसने धीरज की इस बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हें मेरे कोच के पास भेज दूँगा, मगर वो ऐसे ही किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते, फिर भी जाके ट्राई करो। हाँ, और तुम आर्यन को भी साथ ले जाना। यह सुनकर धीरज ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए आर्यन को देखा और उनसे कहा, इसे मार्शल आर्ट सीखने ले जाऊँ? आर यू श्योर? धीरज की इस बात पर गुस्सा होते रोहित ने उसे घूर के देखा और वैसे तो रोहित नहीं चाहता था कि आर्यन मार्शल आर्ट सीखे, क्योंकि आर्यन कमज़ोर था बाकी बच्चों से मानसिक और शारीरिक तौर पर। लेकिन आजकल आर्यन की हरकतें कुछ ऐसी थी कि रोहित को लगा कि मार्शल आर्ट सीखने शायद आर्यन लड़कियों वाली हरकतें करना छोड़ दे।